हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स का Q1 FY 27 में जो अपडेट आया। सो उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कैसा रिजल्ट वगैरह है। मेरे को तो रिजल्ट अच्छा ही लगा है, तो हम लोग रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Q1 का जो कौन कौन में बात हुआ है वो भी देखेंगे। बिजनेस पहले समझ लेंगे, किसी को अगर पता ना हो तो बिजनेस भी समझ लेंगे क्या है। ठीक है, और फिर फॉरवर्ड कैलकुलेशन में जो करता हूँ वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, थोड़ा बिजनेस समझा देता हूँ किसी को पता नहीं हो तो। ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस देता है। ठीक है, और इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कार्गो मूवमेंट के लिए। ठीक है, कंपनी काम कहाँ करता है, ओशन फ्रेट मतलब पानी से जो लॉजिस्टिक्स वगैरह होता है उसके लिए, एयर फ्रेट के लिए। ठीक है, और आईएसओ टैंक्स कंटेनर लॉजिस्टिक्स। आईएसओ टैंक्स क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड टैंक्स होता है जिसमें क्या होता है, केमिकल्स वगैरह जो होता है ना, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होता है, उसके लिए अलग से एक टैंकर होता है, तो उसका भी लॉजिस्टिक सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं ये लोग, कस्टम क्लियरेंस का भी सर्विस देते हैं, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट का सर्विस देते हैं। ठीक है, और वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक्स वगैरह ये सब करते हैं। ठीक है, कंपनी मेनली सर्व कौन सा इंडस्ट्री को करता है, तुम्हारा केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल। ठीक है, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर ग्रोथ फोकस्ड हाई मार्जिन लॉजिस्टिक बिजनेस है। ठीक है, जो कि सही बात है। और सच ये जो आईएसओ टैंकर्स वगैरह जो है, ड्राई कंटेनर्स और इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग, इसमें मार्जिन्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो समझ गया। मोरओवर तो उसका ओशन से मेन रेवेन्यू आता है, पर अभी थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एयर भी। ठीक है, वो सब सही है। अ, हम लोग देखते हैं जो कैपेक्स प्लान था ना उन लोग का, जो 1708 आईएसओ टैंक्स कंटेनर था उनके पास। ठीक है, उसको लोग अप्रोक्स 5000 लेके जाएंगे इन द ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, जो कि सही बात है। आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ उससे और बढ़ेगा। ठीक है, ऑपरेट करते हैं 28 कंट्रीज में। ठीक है, और जो कि सही है। और उनका कहना है कि हम लोग इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी करेंगे, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना में। ठीक है, एयरलाइंस वगैरह के साथ पार्टनरशिप वगैरह भी बढ़ाएंगे, जिससे नया नया हम लोग एयरलाइन भी जोड़ेंगे। उससे क्या होगा, एयर फ्लाइट से जो तुम्हारा रेवेन्यू होता है वो भी इंक्रीज होगा, जो कि सही बात है। ड्राई कंटेनर वगैरह भी, ड्राई कंटेनर मतलब जिसमें नॉर्मल जो कंटेनर्स होता है ना, जिसमें बाकी सब चीज जाता है। ठीक है, चावल हो सकता है, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो सकता है, कुछ भी मोबाइल वगैरह भी हो सकते हैं, वो सब भी ड्राई कंटेनर्स में ही जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी एक्सपेंशन करेंगे, जो कि सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, इनका क्या है। अच्छा, ठीक है, ये रुपीज इन लैक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 211 करोड़ ना समथिंग, कितना, हाँ 211 करोड़। 211 करोड़ का रेवेन्यू अप्रोक्स किया है Q1 FY 27 में, जो कि ईयर ऑन ईयर देख सकते हो 315 करोड़, 315% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है, जो कि मेरा जो कैलकुलेशन था उससे तो मतलब अलग ही किया, कि कोई इशू नहीं है। अच्छा ग्रोथ किया, मैं वही कहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को भी इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था। 315% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और एबिटा मार्जिन थोड़ा सा घटा है, कि उनका कहना है कि हम लोग जो नया नया ऑफिस खोले हैं, मैं कौन कौन में बताऊंगा, जो नया नया ऑफिस खोले उसके वजह से थोड़ा जो इन अपफ्रंट कॉस्ट लग गया ना, कॉस्ट लग गया, तो उसकी वजह से एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा हिट लिया है। पर जैसे जैसे वो उसमें भी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, काम वगैरह मिलेगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हुआ है, तो फिर क्या होगा, मार्जिन वगैरह आ जाएगा ऑन ट्रैक। ठीक है, एबिटा में ग्रोथ अप्रोक्स 259% का हुआ है। ठीक है, और एबिटा मार्जिन ठीक है। और क्या हुआ, हाँ फाइनेंस कॉस्ट अब, अच्छा ठीक है, इधर हुआ अदर इनकम वगैरह थोड़ा सा बढ़ा है। डेप्रिसिएशन वगैरह बढ़ा है, क्योंकि उनका जो नया मैंने बोला ना ऑफिस खोला है, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगा ही। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी, ऊपर से चलता हुआ एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ा है, क्योंकि नया नया ऑफिस खोला है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज लगेगा। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है, डेप्रिसिएशन भी उसकी वजह से बढ़ा है, नया ऑफिस खोला है इसलिए। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, क्योंकि तुम्हारा जो नया नया ऑफिस खोलोगे, नया नया जगह में जाओगे, तो उसमें क्या वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए हो सकता है, नया नया ऑफिस खोला है तो उसकी वजह से फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह होता है। ठीक है, जो आप अगर देखोगे पेड मार्जिन भी थोड़ा सा घटा है, 6.6% हुआ है, जो कि पिछला बार था 6.9% का। ठीक है, जो थोड़ा सा घटा है वही, क्योंकि देख सकते हो ना, डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ा है तुम्हारा, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है तुम्हारा। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, ये तो होगा ही। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करोगे तो थोड़ा सा मार्जिन में शॉर्ट टर्म में हिट लेना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत और ज्यादा रेवेन्यू लाने में मतलब आसानी करेगा। मतलब ज्यादा रेवेन्यू के लिए तो आपको शॉर्ट टर्म हिट लेना पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे जो नया नया ब्रांचेस खोल रहे हैं, नया नया जगह जा रहे हैं, वहां जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, हमारा और रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये मतलब कंपनसेट हो जाएगा, ये सब मार्जिन वगैरह आ जाएगा, उसका कुछ इशू नहीं है। ठीक है,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 295% से बढ़ा है। तो हम लोग देख सकते हैं रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा मार्जिन घटा है, पैट मार्जिन घटा है, पर एबिटा फिर भी बढ़ा है और पैट फिर भी बढ़ा है नम परसेंटेज टर्म्स में। और रेवेन्यू तो बढ़ा ही है, एक्सपेंसेस वगैरह थोड़ा सा बढ़ा है जो कि सही है। थोड़ा सा क्या एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है, क्योंकि रेवेन्यू आएगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, उसको कुछ इशू नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है कि एम्प्लॉय वगैरह को हायर किया है, जो कि सही बात है, हायर करना ही पड़ेगा नया जगह जाओगे तो। डेप्रिसिएशन बढ़ा है क्योंकि फिक्स कॉस्ट वगैरह इनकर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, लगेगा ही। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा, वर्किंग कैपिटल हो सकता है अपफ्रंट कुछ खर्चा वगैरह लग रहा है, उसके वजह से अगर लोन वगैरह लिया है तो उसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो मोर ओवर मेरे को तो रेवेन्यू अच्छा ही लगा है, अच्छा रेवेन्यू आया है। पैट मार्जिन में थोड़ा सा हिट, मेरे को कुछ इशू नहीं है उसमें। अपफ्रंट थोड़ा खर्चा लगेगा तो अभी थोड़ा खर्चा मार्जिन में हिट होगा, पर जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा या नया नया काम मिलता रहेगा, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, तो इजीली आपका मार्जिन वगैरह सब कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है, उतना कुछ इशू नहीं है। तो रिजल्ट हमने देख लिया, मोर ओवर अच्छा ही है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, Q1 का अपडेट देखते हैं कैसा, मतलब अपडेट मतलब कौन कौन में क्या बातचीत हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। रेवेन्यू स्केल्ड अप Q1 FY 20, एक्शन बिगिनिंग, ये सब ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। रेवेन्यू स्केल्ड शार्पली Q1 FY 2027, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना हुआ है, नियरली 55% ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल 26 रेवेन्यू, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फाइनेंशियल 26 का जो टोटल रेवेन्यू है उसका आप लोग 55% ऑलरेडी कर दे रहे हो इन 1 क्वार्टर, वो भी फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। और तुम्हारा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है अप्रोक्स तुम्हारा ऑल द बिजनेस है, जिसमें ओशन वाले में हुआ है तुम्हारा ईयर ऑन ईयर 264%, जो कि सही बात है। और एनवीओसीसी वॉल्यूम्स हुआ है जो कि 119%। ये एनवीओसीसी क्या है कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग के पास तो अभी मतलब शिप्स वगैरह है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, कॉन्टेनर्स वगैरह को लीज में देता है, ठीक है। कॉन्टेनर्स वगैरह है तो उसको लीज वगैरह में देता है, तो उससे जो लॉजिस्टिक्स वगैरह का सर्विस देता है, और जो कॉन्टेनर्स वगैरह जो लीज में दिया उससे इनकम आया है, तो उसको कहते हैं एनवीओसीसी वॉल्यूम, ठीक है, एनवीओसीसी कहते हैं उसको, ठीक है। जो कि अप्रोक्स 119% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, ठीक है, जो कि सही बात है। और तुम्हारा एयर फ्लीट जो है वो देख सकते हो, मेन 520% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि दिख रहा है कि ये थोड़ा सा हाई मार्जिन होता है ना एयर फ्लीट, क्योंकि एयर फ्लीट से कौन सा प्रोडक्ट भेजा जाएगा जो कि थोड़ा सा इमरजेंसी हो, जैसे मेडिसिन वगैरह हो सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए कस्टमर थोड़ा सा हाई प्रीमियम पे करेगा, क्योंकि उसका टाइम का भी एक वैल्यू है, समझ रहे हो। क्योंकि एयर फ्लीट में क्या है, एयर फ्लाइट में तो ना, एयर फ्लीट में क्या होता है, थोड़ा सा क्या टाइम बचता है, तो उसके लिए क्या होता है, कस्टमर को ज्यादा पे करना पड़ता है। तो कोई कस्टमर अगर ज्यादा पे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ए जगह से बी जगह में, ठीक है। तो उससे क्या दिख रहा है, जैसे जैसे इसका वॉल्यूम मतलब इसका जो रेवेन्यू में मिक्स है, ठीक है ना, वो जैसे जैसे तुम्हारा इंक्रीज होगा ना, आप देखोगे तो मार्जिन वगैरह भी बढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है ना, इसके लिए कस्टमर ज्यादा पे करेगा एयर फ्लीट के लिए, रेदर देन तुम्हारा ओशन फ्लीट जो होता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे, जो कि सही बात है। ये क्या है, और नया नया जो कस्टमर्स वगैरह को एक्वायर किया है, गुजरात अंबुजा सीमेंट, ये सब ठीक है, HFCL, मुकन स्टील, तोशिबा, ये सब कंपनीज को और ऑनबोर्ड किया है। इनका भी प्रोडक्ट्स वगैरह ये लोग क्या करेंगे, सप्लाई का मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह करेंगे, ठीक है, क्योंकि सही बात है, नया कस्टमर भी ये लोग एक्वायर कर रहे हैं, गुड थिंग। कॉन्फिडेंट है कि मेंटेन द करंट मोमेंटम थ्रू रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल 27, जो कि सही बात है, मतलब दिख रहा है मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि एक्सपेक्टेड है कि सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो सकता है फाइनेंशियल 27 में। ये सब बिजनेस रेवेन्यू वगैरह हुआ, रेवेन्यू मिक्स हुआ, रेवेन्यू मिक्स में ओशन फ्रेट आप देख सकते हो 70% का था, और एयर फ्रेट 21% का। मैंने इधर कहीं ये किया था क्या, रुक जाओ, मैंने इधर कहीं तो अ, ये तो जैसे उनका पहले एयर फ्रेट था 1% का, वहां से वो लोग 13% तक लेके गए हैं, ठीक है। और जो 70% तुम्हारा उसमें था ओशन वाले में, तो उसको ही वो लोग क्या कर रहे हैं, अप्रोक्स मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो लोग बढ़ा भी रहे हैं, एयर फ्रेट को 13% से 21% ओवर तक लेके चले गए, जो कि सही बात है। मैंने बोला एयर फ्रेट का जैसे जैसे उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ओवरऑल रेवेन्यू में, क्योंकि वो हाई वैल्यू सर्विस है तुम्हारा ओशन वाले से, तो उसका मार्जिन वगैरह बढ़ने का स्कोप रहेगा, ठीक है, जो कि सही है। और रिफ्लेक्टिंग सक्सेसफुल एयरलाइन तुम्हारा पार्टनरशिप वगैरह इंक्रीज करे कस्टमर एडॉप्शन, जो कि सही है। और फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो लोग क्या करें, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ये सब जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंपनीज है, जो बहुत सारे ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। वियतनाम हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना हो गया, जैसे तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत चाहिए होता है, लॉजिस्टिक सर्विस, ठीक है।
तो सही है, इन लोग को अगर ये लोग सर्विस देंगे तो इसमें डिमांड वगैरह तो है ये सब कंट्री में, ठीक है। एंटर करें ड्राई कंटेनर लॉजिस्टिक्स एंड प्रोजेक्ट कार्गो, ठीक है। ड्राई कंटेनर लॉजिस्टिक्स मतलब अ, जैसे नॉर्मल लॉजिस्टिक्स जो जिसमें फोन जाएगा, सोचो चावल जाएगा, ठीक है। जिसमें कुछ ज्यादा स्पेशलिटी नहीं चाहिए कंटेनर में, ठीक है। नॉर्मल कंटेनर्स जो होते हैं आप देखते हो जैसे, ठीक है। और जो आईएसओ टैंकर्स होता है वो मेनली स्पेशलिटी जो स्पेशली ये लोग जो केमिकल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको प्रिजर्व वगैरह करना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। हैंडल वगैरह करना पड़ता है, उसके लिए अलग से कंटेनर्स होते हैं। तो ड्राई कंटेनर मतलब नॉर्मल कंटेनर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्गो मतलब प्रोजेक्ट वगैरह के लिए जो कार्गो वगैरह यूज होता है, ठीक है, जो कि सही है। वाई वाज द Q1 सो स्ट्रांग, उनका कहना है कि ग्रोथ मेनली केम फ्रॉम द न्यू ब्रांचेस जो इन लोगों ने एक्सपेंड किया। तो आप देख सकते हो न्यू ब्रांचेस एक्सपेंड करेंगे तो खर्चा लगेगा, तो मार्जिन में थोड़ा सा हिट तो लेना पड़ेगा, ठीक है। मुंबई, अहमदाबाद, फिर इंदौर, टाडा, फिर क्या है, नियलोर ब्रांचेस स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, जो कि सही बात है। शिपमेंट वॉल्यूम इंक्रीज किया सिग्निफिकेंटली और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि ये मोमेंटम हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि सही बात है। करंट एसेट यूटिलाइजेशन आप अगर देखोगे तो आईएसओ टैंक्स का 83 से 84% का यूटिलाइजेशन चल रहा है, जो कि सही बात चल रहा है। और व्हीकल यूटिलाइजेशन 90%, ठीक है। आईएसओ टैंक वगैरह ये लोग ऐड करेंगे, वो भी लीज परचेज में, ठीक है। उससे क्या होगा, अपफ्रंट खर्चा उनको नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब ह्यूज कैपेक्स उनको अपफ्रंट में नहीं देना पड़ेगा, तो डेट वगैरह ये लोग नहीं उठाएंगे, जो कि सही बात है। डेट वगैरह ज्यादा नहीं उठाएंगे, ठीक है। लीज में लेंगे, जो कि सही है। रेवेन्यू और एबिटा गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट, इनका कहना है कि हम लोग एम करेंगे जो लास्ट ईयर का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ था उसको ही, और कोई रेवेन्यू वगैरह का ये लोगों ने गाइडेंस सॉरी रेवेन्यू और एबिटा का गाइडेंस नहीं दिया है, क्योंकि जो पिछला साल का था वही था, ठीक है। वही ग्रोथ ये लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछला साल उन लोगों का। हम्म, पिछला साल उन लोगों का अप्रोक्स 97% का ग्रोथ था ना, तो उसको ही मतलब लेके चलने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही है। और रेवेन्यू को तो है, तो विल द H2 बी स्ट्रॉन्गर देन H1, तो उन लोगों ने कहा कि टू अर्ली टू कंफर्म है, क्योंकि वेसल अवेलेबिलिटी इशू चल रहा है। वेसल का अवेलेबिलिटी का इशू चल रहा है ड्यू टू हायर चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, में इफेक्ट Q2 में थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है इसकी वजह से। तो जो कि सही है, Q2 में थोड़ा सा इनका मतलब लगता है डामाडोल हो सकता है, ठीक है। डामाडोल मतलब थोड़ा सा रेवेन्यू में घट आगे थोड़ा घट सकता है, ठीक है, क्योंकि वेसल में अवेलेबिलिटी में इश्यू चल रहा है, क्योंकि चाइना जो है बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से चाइना ही सारा वेसल वगैरह लेके जा रहा है। तो इनको काम के लिए जो वेसल्स वगैरह चाहिए वो सर्विस वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वेसल्स ही उनको नहीं मिल रहे, समझ रहे हो। ये इनका बात है। ड्यू टू एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन, ठीक है। मार्जिन वही है, इन लोगों ने भी बताया वाई डिड एबिटा मार्जिन फॉल, क्योंकि वही एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन किया। न्यू ब्रांचेस टेक टाइम टू बिकम प्रॉफिटेबल, ठीक है। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है मार्जिन टू इम्प्रूव आफ्टर ब्रांचेस जो है वो मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। हाउ विल मार्जिन्स इंप्रूव इन द फ्यूचर, करंट मार्जिन्स आर, उनका कहना है करंट मार्जिन्स आर इम्पेक्टेड बाय इन्वेस्टमेंट जो कि नया ब्रांच में किया है। और न्यू ब्रांचेस जो रिकवर करेगा, टाइम लगेगा मैच्योर होने में। वंस एक्सपेंशन जो है स्टेबलाइज्ड हो जाए, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो तब हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन सब इम्प्रूव होगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, शॉर्ट टर्म में हिट ले लेंगे, आप एक्सपेंड करते रहो, और क्या। एक्सपेंशन मेन होता है। व्हाट इज द ब्रांच व्हाट इज द ब्रांच एक्सपेंशन प्लान, ठीक है। उनका कहना है कि रिमेनिंग जो डोमेस्टिक टारगेट्स है कोलकाता, गोवा, बेंगलुरु, केरला, ठीक है, ये सब जगह में ये लोग और जाएंगे, ठीक है। और मेजर इंडिया सिटीज में जाएंगे, और मेजर फ्यूचर फोकस उनका क्या है कि हम लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और चाइना में भी जाएंगे। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बढ़ाएगा, जो कि सही है। हाउ हाउ उनका क्या था, हैज द मिडिल ईस्ट वर अफेक्टेड बिजनेस, बिजनेस में कुछ इफेक्ट देगा मिडिल ईस्ट का। उनका इम्पैक्ट हैज बीन मिनिमम, स्लाइट डिक्लाइन इन शिपमेंट वॉल्यूम्स, नो मेजर डिसरप्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, बिकॉज ऑल्टरनेटिव पोर्ट रिमेन्स ऑपरेशनल, ठीक है। जो कि ऑल्टरनेटिव पोर्ट्स ऑपरेशनल था, तो काम चल रहा था। थोड़ा सा इशू हुआ है पर काम चल रहा था, ठीक है। ग्रोथ कम्स फ्रॉम ऑल द लॉजिस्टिक्स, मेनली क्या है, ओशन फ्रेट रेट का, एयर फ्लीट का, एयर फ्रेट का तुम्हारा क्या है, क्या हुआ है, रेवेन्यू मिक्स में परसेंटेज बढ़ा है, जो 13% था अभी 21% हुआ है। और इन्वोसीसी 4.6%, सरफेस टू रेल 3.5, और कस्टमर हाउस क्लियरेंस 0.4%, जो कि अभी तक ओशन फ्रेट ही उन लोग का मेन ग्रोथ ड्राइवर है, हमको दिख रहा है। मेजर ग्रोथ तो उससे यार, किसी ने पूछा कि रेवेन्यू ग्रोथ का 800 करोड़ का गाइडेंस जो है उसको मीट कर सकता है, 800 करोड़ समथिंग का रेवेन्यू कर सकता है फाइनेंशियल 27 में। मैनेजमेंट पे कहना है कि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि अचीव करेंगे 800 करोड़ का जो टारगेट है। वेदर दे एग्जिट इस वेदर इट इज टू अर्ली टू से, उनका कहना है बहुत जल्दी है, अभी Q1 में ही है, तो बोलना बहुत जल्दी होगा, पर हम लोग
डिपेंड करता है बिजनेस का कंडीशन, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली। उनका कहना है कि कर देंगे, ठीक है। ये सब सही हुआ। विल मोर फंडिंग भी रिक्वायर्ड, तो मैनेजमेंट ने कहा हाँ ये मोर फंडिंग लगेगा। अप्रोक्स 100 करोड़ का वो लोग पैसा रेस करेंगे थ्रू बैंक डेट में, डेट लेंगे, ठीक है। जो कि सही बात है, तो और भी तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, ऐसे करके समझो, ठीक है। और दे आर नॉट प्लानिंग टू इक्विटी रेज, मतलब इक्विटी से रेज नहीं करेंगे, जो कि सही है। डेट लो ना, तो डेट लेने में क्या है, कोई इशू नहीं है। जब तक बिजनेस आगे चलता रहेगा कोई इशू नहीं है, डेट लो कुछ भी लो, ठीक है। हाउ मच डेट विल बी द कंपनी, कंपनी का कहना है कि करंट डेट उन लोग का 106 करोड़ का है, और 100 करोड़ और लेंगे तो अप्रोक्स फाइनेंशियल 27 के एंड तक 200 करोड़ का डेट हो जाएगा। और बोर्डिंग्स विल बी मेनली लॉन्ग टर्म, जो कि होगा 8.5% का, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो डेट होता है ना, वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो ज्यादा इंटरेस्ट, जैसे हम लोग ऐसे पर्सनल लोन लेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, पर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लोन वगैरह लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, ठीक है। व्हाट इज द फ्यूचर स्ट्रेटेजी फॉर एनवीओसीसी बिजनेस, में कहना है कि अभी हम लोग लास्ट ईयर ही एनवीओसीसी में घुसे हैं, तो करंट स्केल इज स्टिल स्मॉल, ठीक है। प्लान करें एक्सपेंड करेंगे हम लोग आईएसओ टैंक्स और ड्राई कंटेनर्स कैपेसिटी में दिस ईयर। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड है कि जो एनवीओसीसी जो है उनका तो बिकम अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्राइवर इन द कमिंग ईयर्स, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। और किसी ने पूछा था कि आपका जो ये ग्रोथ है आप 2-3 साल तक सस्टेन कर पाओगे। मैनेजमेंट बिलीव्स की ग्रोथ विल कंटिन्यू। ओशन फ्रेट एंड एयर फ्रेट जो है वो वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप इंक्रीजिंग, ठीक है। एनवीसीसी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ मेजर ग्रोथ ड्राइवर, जो अभी सिंगल डिजिट पे था, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स तो उसका भी परसेंटेज बढ़ेगा, जो कि सही है, देखते हैं कैसे इंक्रीज होता है वो। एग्जैक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस विल बी शेयर्ड अराउंड March 27। उनका कहना है कि हम लोग लास्ट क्वार्टर में जाके हम लोग बताएंगे नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, ठीक है। इतना जल्दी हम नहीं बता सकते। किसी ने पूछा था कि व्हाई नॉट यूज अप चीपर फॉरेन डेट इन इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए। उनका कहना है कि बॉर्डिंग से मेनली जो अभी कर रहे हैं ना, वो इंडियन एक्सपेंशन के लिए और एनवी और सीसी जो ग्रोथ है उसके लिए। फॉरेन फंडिंग में बी कंसीडर्ड लेटर वंस द इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो होगा वो, उससे क्या होगा, रेवेन्यू वगैरह अच्छे से जनरेट होगा, तो फंडिंग क्या है इजीली हम लोग क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। मेरे को तो मोरोवर बिजनेस अच्छा ही चल रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से अच्छे एक्सीड किया उनका जो नंबर्स था। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरवर्ड का कैलकुलेशन है वो हम लोग दिखा देते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे मैंने क्या किया था, जो Q4 में H2FY 27 में जो रिजल्ट आया था उनका, उसके बाद हमने क्या किया था, जो मैंने क्या किया था, 90 to 100% का रेवेन्यू ग्रोथ लिया था। और इन्होंने जो इतना अच्छा ग्रोथ दिया है, और मेरे को लग रहा है कि 100% तो ये लोग एक्सीड करेंगे। तो मैंने 105% से 115% का रेवेन्यू ग्रोथ मैंने एज्यूम किया है Q1 में बैठ के, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, उतना कुछ इशू नहीं है, ठीक है। पैट मार्जिन मैंने 6.6% का पकड़ा है, जो कि इस बार कितना था, 6.6 ही था। तो और भी डेट वगैरह उठाएंगे तो मेरे को लगता है कि क्या होगा, और भी थोड़ा मार्जिन हिट हो सकता है, ठीक है। 6.6% पकड़ते हैं, फिर देखते हैं ना आगे क्या होता है, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होता है, पैट हमारा बनता है 52 करोड़ से 54 करोड़ का समथिंग का पैट बनता है, तो कि पैट ग्रोथ होता है 108% से 118% का। और रेवेन्यू ग्रोथ मैंने बोला ही था 105 से 120, तो उसके साथ रेवेन्यू होता है 791 करोड़ से 829 करोड़ का, ठीक है। जो कि मेरे को डिसेंट लगता है, ठीक है। ऐसे बोले कि 800 करोड़ का प्लान कर रहे हो, तो मैंने थोड़ा आगे पीछे करके लिया है। और जो करंट पी आप देखोगे तो 12.9 का है, तो उसके साथ पेग बनता है 0.11 से 0.10। अच्छा ठीक है, 0.1 से पॉइंट वन वन से 0.1, ठीक है, ऐसे समझ लो। क्योंकि फॉरवर्ड पी भी देखोगे तो 8.8 से 8.4% है, तो वैल्यूएशन वगैरह अभी भी बहुत ही मतलब गिरा हुआ है, ठीक है। मेनली देखना पड़ेगा एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मेनली एसएमई कंपनीज में क्या होता है ना, वैल्यूएशन दबके ही रहता है, ठीक है। और ये लोग क्योंकि एग्जीक्यूशन का मेन सबको इशू रहता है कि एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं, एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं, ये एक बात होता है। और लिक्विडिटी कम होता है, तो ऐसे भी वैल्यूएशन दबके रहता है। आप कोई भी ऐसे भी कंपनी खोलोगे, हाई ग्रोथ भी रहेगा, एग्जीक्यूट भी कर रहा है ना, फिर भी आप देखोगे एक के पेग के आसपास भी बहुत बार नहीं आ पाता वो कंपनीज। क्यों? क्योंकि बात वही है क्या कि लिक्विडिटी बहुत कम है इधर, ठीक है। एसएमई में जैसे जैसे मेन बोर्ड में कभी अगर ये लोग जाएंगे तो फिर देखना मेन बोर्ड वगैरह में अच्छा वैल्यूएशन इनको मिलेगा। अगर ये लोग एग्जीक्यूट ही कर पाए 2-3 साल तक कंटिन्यू, जो ये लोग बोल रहे हैं उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर पाए, तो वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलेगा, पी क्यों नहीं हाई मिलेगा, पेग रेशियो क्यों नहीं हाई मिलेगा, ठीक है। और अभी के हिसाब से तो वैल्यूएशन मेरे को डिसेंट ही लगता है, मतलब सही लगता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है।
रिजल्ट दिखा दिया मैंने, बिजनेस थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है, और तुम्हारा क्या हुआ, कौन कॉल भी मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने क्या फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया। तो अभी के लिए तो इतना ही था इस कंपनी के लिए, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।